हेलो एवरीवन। पिछले वाले वीडियो में हमने रिसर्च में 10 क्वेश्चंस किए थे। जो हमारे ये 10 क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब आगे हम देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच अंतर क्या है। यानी आपका अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। आंकड़ों की संग्रह की आवृत्ति, प्राथमिक बनाम माध्यमिक आंकड़े यानी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, शोधकर्ता की योग्यता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर मैंने समझाया था कि जो हमारा अनुदैर्ध्य आंकड़ा होता है वो तब किया जाता है जब हम दीर्घकालिक अनुसंधान करते हैं, यानी बहुत लंबे समय के लिए अनुसंधान करते हैं तो हमें आंकड़े कई बार इकट्ठे करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शनल आंकड़ों की बात करते हैं या क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आंकड़ा केवल एक बार में इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए आपका कोई किसी घटना का आपको वर्णन करना है तो आप वहाँ जाओगे तो एक बार में ही आंकड़ा इकट्ठा करोगे, तो उसे क्रॉस सेक्शनल जो है आंकड़े बोले जाते हैं। यानी आपने क्रॉस सेक्शनल तरीके से आंकड़े इकट्ठे किए, यानी एक बार आंकड़ा इकट्ठा किया। तो हमारा अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच में जो सबसे मुख्य अंतर है वो है आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति। यानी कि आपने क्रॉस अनुभागीय में एक बार आंकड़ा एकत्रित किया और अनुदैर्ध्य अनुसंधान में कई बार आंकड़ा एकत्रित किया। नेक्स्ट है हमारा, स्टीवेन के माप के 4 पैमानों का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसे थोड़ा ध्यान ले लीजिए। क्रमवार, सांकेतिक, अनुपात, अंतराल, सांकेतिक, क्रमसूचक, अंतराल, अनुपात, अंतराल, सांकेतिक, क्रमसूचक, अनुपात, अनुपात, अंतराल, सांकेतिक, क्रमसूचक। तो ये आपके ऐसे ही सीक्वेंस में दिए रहते हैं और कभी कभी इनकी मैचिंग भी आ जाती है कि सांकेतिक वाला किस लिए यूज़ किया जाता है या क्रम सूचक मापन आप किस लिए यूज़ करोगे, अंतराल और अनुपात का, तो इनकी कभी कभी मैचिंग भी दे दी जाती है। तो स्टीवेन के माप के जो 4 पैमाने हैं उनका सही क्रम है सांकेतिक, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। अब इन्हें थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लीजिए। जो हमारा सांकेतिक मापन होता है, सांकेतिक पैमाना होता है, उसमें सिर्फ इतना करते हैं, ये हमारे जो स्टीवेन का जो मापन का है सबसे निम्नतम पैमाना है। इसका जो इसमें ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको सिर्फ इतना यूज़ करते हैं कि आपने 2 टीम ले लिया या 2 ग्रुप बना दिए, उनको कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने 2 ग्रुप बनाए, एक का नाम दे दिया ए या एक का नाम दे दिया बी, या फिर आपने 2 ग्रुप बनाए और 1-2 कर दिया, या 2 ग्रुप बना करके उनको 2 कोई भी नाम दे दिया, तो वहाँ पर केवल सांकेतिक में आप सिर्फ नाम दोगे। नेक्स्ट हमारा जो इसमें पैमाना होता है वो सांकेतिक पैमाने से थोड़ा अच्छा होता है क्रम सूचक। क्रम सूचक में या क्रमवार में क्या होता है, एक गुण लिया जाता है और गुण के आधार पे जो है विद्यार्थियों को या किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में लगा, यानी उन्हें क्रम दे दिया जाता है। कोई गुण, मान लीजिए कोई बहुत मैथ्स में पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई औसत है, कोई औसत से कम है, तो क्रमवार सूचक में आप क्या करोगे, औसत से ऊपर या औसत से बहुत ऊपर, औसत से नीचे या मध्यम, इस टाइप से आप क्रमवार सूचक में उसे क्रम दे दोगे। हमारी अंतराल जो मापनी होती है वो, सबसे पहली बात, अंतराल जो मापनी होती है उसका शिक्षा में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी जो शिक्षा में जिस मापनी का उपयोग किया जाता है वो अंतराल मापनी ही होती है। अंतराल मापनी का जो ये होता है गुण होता है, उसमें ये होता है कि वहाँ पर आपका शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं माना जाता है। अब शून्य जैसा कोई बिंदु कैसे नहीं माना जाता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने मैथ्स का पेपर दिया और मैथ्स में उसके 0 नंबर आ गए, तो मैथ्स में 0 नंबर आने का हम ये नहीं मान सकते हैं कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता है। हो सकता है उसे गिनतियाँ आती हों, हो सकता है उसे टेबल्स आते हों, हो सकता है उसे प्लस माइनस सब कुछ आता हो, ये बाई चांस की बात हो कि वो मैथ्स के उस पेपर में फेल हो गया हो। तो इसीलिए अंतराल मापनी में हम कोई शून्य बिंदु नहीं मान के चलते हैं। हम ये नहीं मान के चलेंगे कि उसके मैथ्स में 0 आए हैं तो उसको कुछ भी नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि हाँ उसमें है गुण, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आया, वो अभी नहीं कर पाया। तो अंतराल मापनी में शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता है और अनुपात मापनी में आपका शून्य होता है। तो ये आपके हो गए इनके स्टीवन के माप के 4 पैमाने, सांकेतिक, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। नेक्स्ट है हमारा, लिकर्ट द्वारा विकसित मापनी के माध्यम द्वारा किसे मापते हैं। आपका जो लिकर्ट का है, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, मनोबल या उपरोक्त में से कोई नहीं। लिकर्ट की जो मापनी है उससे हम व्यवहार नापते हैं।
ठीक है। तो व्यवहार मतलब आप अपने जो है किसी का भी, शिक्षक का ले लो, छात्रों का ले लो, किसी का भी आप व्यवहार मापोगे तो उसके लिए कहने का मतलब है कि लिकर्ट की मापनी द्वारा हम एटीट्यूड नापते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी बच्चे की, किसी शिक्षक की मनोवृत्ति नापते हैं। लिकर्ट की ही तरह एक थर्स्टन की मापनी होती है, उसके माध्यम द्वारा भी हम मनोवृत्ति ही मापते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि सामान्यीकरण का संबंध हमारा बाहरी वैधता से होता है और हमारा जो प्रयोगशाला अनुसंधान होता है उसका संबंध आंतरिक वैधता से होता है। तो इसमें आपका सामान्यीकरण की बात की गई है, तो इसका उत्तर होगा हमारा बाहरी वैधता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रायोगिक समूह पूर्ण रूप से समान होते हैं। आपका मान लीजिए ये नियंत्रण समूह हो गया और ये प्रयोगात्मक समूह हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा चर है जिसको हटा दिया जाए, जिसको मतलब इस ग्रुप में ना रखा जाए, तो नियंत्रण समूह और प्रायोगिक समूह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएं, यानी ये इसके बराबर, यानी ये नियंत्रण समूह आपका होगा और ये आपका प्रायोगिक समूह हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम रहें। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, बाह्य चर या पुनरावर्ती चर। जब आप दो ग्रुप बांट लेते हो, एक आपका प्रायोगिक ग्रुप हो गया, पहले तो आपने दो ग्रुप बांट लिया, अब आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सा नियंत्रित समूह है और कौन सा प्रयोगात्मक समूह है। लेकिन जब आप जिस भी ग्रुप पर, मान लीजिए आप इस ग्रुप के ऊपर अपना प्रयोग करना शुरू कर देते हो, ठीक है, इसको आपने नियंत्रित कर दिया, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इस ग्रुप में आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो ये आपका प्रयोगात्मक समूह हो गया। और आप किस चीज़ में जो है, इसमें किस चीज़ को लेकर के आप प्रयोग करोगे, चर को लेके। कौन से चर को लेकर के प्रयोग करोगे, स्वतंत्र चर को लेकर के प्रयोग करोगे। यानी कि स्वतंत्र चर एक ऐसा चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। स्वतंत्र चर में ही हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे घटा बढ़ा सकते हैं। तो स्वतंत्र चर, जैसे ही आपने इसके अंदर प्रयोग करना शुरू करा, यानी स्वतंत्र चर पर प्रयोग करना शुरू किया, वैसे ही दोनों समूह एक दूसरे से डिफरेंस हो गए, यानी अलग हो गए। ठीक है। तो अगर आप जब तक इन दोनों ग्रुप में, मान लीजिए ये दोनों ग्रुप हैं, एक ये आपका नियंत्रित ग्रुप, नियंत्रित समूह और ये प्रयोगात्मक समूह, जब तक आप इन दोनों में से किसी एक ग्रुप पर प्रयोग करना नहीं शुरू करोगे, किसी एक ग्रुप के चर में जोड़ तोड़ करना नहीं शुरू करोगे, तब तक ये दोनों ग्रुप सेम होंगे। और जहां आपने जोड़ तोड़ करना शुरू किया, वहीं पर आपके ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हो गए। यानी कि अब आपको कारण प्रभाव देखना है कि नियंत्रण समूह पर, जिसे आपने स्थिर रखा है, और प्रयोगात्मक समूह जिस पे आप स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर रहे हो, तो उसके बाद आप तुलना करके देखोगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो स्वतंत्र चर के कारण, यानी जो आपका स्वतंत्र चर के कारण, अगर स्वतंत्र चर को हटा दिया जाए, यानी दोनों ग्रुप पर कोई भी प्रयोग ना किया जाए, दोनों को सिर्फ अलग अलग कर दिया गया, दो ग्रुपों में बांट दिया गया, तो आपके नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान होंगे। निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। दो चरों के बीच संबंध जानने के लिए, दो चरों के बीच का अंतर जानने के लिए, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कारक विश्लेषण होता क्या है। कारक विश्लेषण ये होता है कि यानी कि आपको बहुत सारे चरों का, कई चर आपके हैं, उनके बीच में आपको अंतर देखना है। मान लीजिए, इसे एक एग्जाम्पल की तरह से ले लीजिए कि कोई बच्चा है, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, यानी वो लिखता भी बहुत अच्छा है, उसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाता है। तो आपके पास उसके जो दो आपके चर हैं, तो वहाँ पर आप उन दोनों के बीच में जो है अंतर जानने की कोशिश करोगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दो ही चर हो सकता है उसके अंदर और भी क्वालिटी हो। अच्छी बुनाई सिलाई कढ़ाई भी कर लेता हो उस हाथों से, उसका पेंटिंग तो बना ही रहा है, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी कर रहा है। यानी कि जब बहुत सारे चर होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ उनके बीच के अंतर को जानने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायादर्श का चयन करना चाहिए।
साधारण यादाक्षिक न्यादर्श, स्तरीकृत न्यादर्श, स्व उद्देश्य न्यादर्श या सुविधाजनक न्यादर्श। इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा स्तरीकृत न्यादर्श। क्यों होगा? आपका जो शोधकर्ता है वो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन करना चाह रहा है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र यानी वहाँ पर आपके नेत्रहीन बच्चे भी होंगे और बिना नेत्रहीन यानी जो नेत्रहीन नहीं है वो बच्चे होंगे। तो उनको हम स्तरीकृत कर लेंगे यानी 2 भागों में बांट करके उसके बाद उनका व्यावसायिक अध्ययन करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाता कि केवल नेत्रहीन बच्चों के बारे में अध्ययन करना है तो उस जगह आप स्व उद्देश्य न्यादर्श का उपयोग करोगे। यानी वहाँ पर आपको पता है सप्रयोजन, यानी आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है कि केवल नेत्रहीन बच्चों का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तो वहाँ आप स्व उद्देश्य न्यादर्श का उपयोग करोगे। लेकिन अगर आपका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र हो गया तो वहाँ दो तरीके के लोग हो गए, एक नेत्रहीन हो गए और एक बिना नेत्रहीन हो गए, तो वहाँ आप स्तरीकृत न्यादर्श का उपयोग करोगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य न्यादर्श है? कोटा न्यादर्श, सरल यादाक्षिक न्यादर्श, स्व उद्देश्य न्यादर्श या ए और सी यानी पहला और तीसरा। आप सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसे समझ लीजिए कि जो हमारे न्यादर्श होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक संभाव्य होते हैं, एक असंभाव्य होते हैं। संभाव्य वो होते हैं जहाँ पर शोधकर्ता को ये पता नहीं होता है कि कौन से ग्रुप में कौन है, यानी वहाँ पर जो आपका न्यादर्श लेंगे वो यादाक्षिक तरीके से लेंगे। वहाँ पर कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करते हैं तब आप उस न्यादर्श का चयन करते हो। असंभाव्य न्यादर्श में क्या होता है, शोधकर्ता अपनी सुविधा के हिसाब से न्यादर्श का चयन करता है, तो वहाँ जो है पक्षपात होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन जो हमारा संभाव्य न्यादर्श होगा वहाँ पे पक्षपात होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो जो हमारा संभाव्य न्यादर्श है वो 3 तरीके का होता है, केवल 3 तरीके का होता है। एक आपका सरल यादाक्षिक हो गया आपका, दूसरा स्तरीकृत जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तीसरा आपका होता है गुच्छ यानी गुच्छ न्यादर्श। ठीक है, यानी गुच्छ न्यादर्श का मतलब है कि आपने पूरी जो है समूह ले लिया। ठीक है, तो आपका जो संभाव्य न्यादर्श होते हैं वो केवल 3 तरीके के होते हैं, सरल यादाक्षिक न्यादर्श, स्तरीकृत न्यादर्श और गुच्छ न्यादर्श। इसके अलावा कोई भी न्यादर्श होगा, चाहे वो कोटा न्यादर्श हो, चाहे वो स्व उद्देश्य न्यादर्श हो, चाहे वो सुविधाजनक न्यादर्श हो, चाहे स्नोबॉल हो आपका, वो सारे आपके असंभाव्य न्यादर्श के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आपका कोटा न्यादर्श और स्व उद्देश्य न्यादर्श ये दोनों आपके असंभाव्य न्यादर्श हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट है हमारा, अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? यह एक सामान्य विधि है जो कि सभी शोधकर्ताओं द्वारा शोध को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाती है। यह गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों में से किसी एक का उपयोग करने का अंतिम विकल्प है। ये शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है। ये प्रदत्त संग्रह और उनके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। तो आप अनुसंधान अभिकल्प के बारे में समझ लीजिए। अनुसंधान अभिकल्प होता है कि आपको जो अनुसंधान करना है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करना, पूरी आपको उसमें रूपरेखा तैयार करनी होती है, एक डिज़ाइन बनाना होता है। अभिकल्प का मतलब होता है डिज़ाइन। तो आपको शुरू से लेकर समस्या से लेकर के लास्ट तक जितना भी आप उसमें आपकी जो है परिकल्पना भी हो गई, आपके चर भी हो गए, आपका प्रदत्त कैसे संग्रह करोगे, विश्लेषण कैसे करोगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप जैसे आप अनुसंधान करते हैं वैसे ही आप अनुसंधान अभिकल्प में उसकी व्याख्या करेंगे पूरी तरीके से। तो अनुसंधान अभिकल्प का होता है ये प्रदत्त संग्रह और उनके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। नेक्स्ट है हमारा, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यवस्था सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सामान्यीकरण का अर्थ ही आपका हो जाता है बाहरी वैधता। इसमें आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता या आंतरिक वैधता से कोई संबंध नहीं है। सामान्यीकरण का मतलब आपका हो गया बाहरी वैधता, और हमारी जो आंतरिक वैधता होती है वो हमारी प्रयोगात्मक शोध में उपयोग की जाती है, वहाँ पर होती है।
यानी आपका जो प्रयोगात्मक शोध करोगे वो आंतरिक वैधता आंतरिक वैधता उससे संबंधित है और सामान्यीकरण हमारी बाहरी वैधता से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रकृति है क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ऊपर समझाया है अभी। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है डाटा एक बार इकट्ठा करना, लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य का मतलब होता है डाटा कई बार इकट्ठा करना। तो वर्णनात्मक शोध में आप क्या करोगे? वर्णनात्मक शोध में आप डाटा केवल एक बार जाकर इकट्ठा करोगे। आप जो है जिस चीज़ का वर्णन करना है उसके बारे में आपने एक बार डाटा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उसका वर्णन कर दिया। तो हमारा जो वर्णनात्मक अनुसंधान की जो प्रकृति होती है वो होती है क्रॉस सेक्शनल, यानी आपने डाटा एक बार इकट्ठा किया। नेक्स्ट हमारा वह शोध जिसको करने का विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त निष्कर्षों का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग होता है। यानी कि आपने कोई अनुसंधान कर लिया, किसी समस्या का समाधान निकाल लिया, अब उसे नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हो। मौलिक अनुसंधान, अनुपयुक्त अनुसंधान, गवेषणात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका आंसर होगा अनुपयुक्त यानी अप्लाइड शोध। ठीक है। मौलिक अनुसंधान क्या करता है? मौलिक अनुसंधान हमारे केवल ज्ञान में वृद्धि करता है, हमारी पुस्तकीय ज्ञान को बढ़ाता है, नई खोज करता है, वहाँ हमें नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुपयुक्त अनुसंधान जो होता है, जो शोध होता है, इससे हम जो है समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और ऐसी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं जिसको हम जो है व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकें। गवेषणात्मक शोध ये होता है कि जो ऐसी समस्या होती है जो मतलब जिस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया है, तो वहाँ पर हम गवेषणात्मक शोध कर लेते हैं। क्रियात्मक शोध मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये शोध जो है कोई भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है बहुत ही संकुचित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनुपयुक्त शोध यानी अप्लाइड शोध। प्रयोगात्मक शोध में वांछित विशिष्ट गुण क्या है? कारक प्रभाव संबंध, मध्यवर्ती चरों का नियंत्रण, प्रदत्त का जटिल सांख्यिकीय प्रतिपादन, स्वतंत्र चरों में हेरफेर। अब जैसे कि नेट एग्ज़ाम में आपका दिया रहता है, ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको कई ऑप्शन बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना रहता है। तो इसमें आपका कारण प्रभाव संबंध भी हो सकता है और स्वतंत्र चरों में हेरफेर भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें सही हैं। यानी आप एक प्रयोगात्मक शोध कर रहे हो, वहाँ आप कारण प्रभाव संबंध भी देखोगे और स्वतंत्र चरों में हेरफेर भी ला सकते हो। यानी बिना स्वतंत्र चर में हेरफेर किया आप प्रयोगात्मक शोध नहीं कर सकते हो। तो आपका जो प्रयोगात्मक शोध का जो वांछित विशिष्ट गुण है वो है स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाना। यानी आपका जो प्रयोगात्मक शोध होता है वो एक चर के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी आप स्वतंत्र चर में जब हेरफेर करोगे तब आश्रित चर पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो इसी में समाया हुआ है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाना, यानी ये प्रयोगात्मक शोध का विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शोध अभिकल्प में प्रतिदर्श चयन की आवश्यकता न्यूनतम होती है? यानी जिसमें आप प्रतिदर्श चुनने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तुलनात्मक विश्लेषण, प्रयोगात्मक अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन यानी केस स्टडी और सहसंबंधात्मक अध्ययन। तो आपका जिसमें सबसे कम न्यायादर्श आपको चुनने की आवश्यकता होती है वह है आपका केस स्टडी यानी व्यष्टि अध्ययन। यहाँ आप क्या करते हो, किसी एक इकाई को ले लेते हो, वो इकाई कुछ भी हो सकती है। आप एक व्यक्ति का भी अध्ययन कर सकते हो, आप जो है एक संस्था का भी अध्ययन कर सकते हो, आप किसी समाज की संस्कृति का भी अध्ययन कर सकते हो। तो यानी कि आप केस स्टडी में कोई ऐसी चीज़ आप चयन करते हो जिसकी आपको गहनता से अध्ययन करना रहता है। तो इसके लिए आपको प्रतिदर्श चयन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप जाकर के उसे सामान्यीकरण आपको नहीं करना है। तो इसीलिए केस स्टडी में प्रतिदर्श चयन की आवश्यकता सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान के शोध जिसमें परिकल्पना का निर्माण नहीं होता है उसकी प्रकृति होती है। यानी सामाजिक विज्ञान में ऐसा कौन सा शोध है जहां आपको परिकल्पना बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है? अन्वेषणात्मक, सर्वे संबंधी, प्रायोगिक या क्रियात्मक। सर्वे संबंधी में आपको बनाना ही पड़ेगा परिकल्पना जब आप सर्वेक्षण करने जा रहे हो।
प्रायोगिक शोध में तो परिकल्पना मस्ट है, वहाँ तो बिल्कुल बनेगी ही बनेगी। क्रियात्मक शोध में भी आप सुधार करोगे तो वहाँ आप परिकल्पना ज़रूर ही बनाओगे। एक आपका अन्वेषणात्मक यानी कि गवेषणात्मक शोध ऐसा शोध है जहाँ परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ केवल समस्या पर थोड़ी झाड़ फूक यानी धूल जम गई है, जिस समस्या पर या जिस ज्ञान पर धूल जम गई है उसे थोड़ा बहुत हटाना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। इसीलिए इस यानी अन्वेषणात्मक शोध में आपको परिकल्पना के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है हमारा प्रायोगिक अनुसंधान की सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना कौन सी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य परिकल्पना, गैर निर्देशात्मक परिकल्पना, सार्वभौमिक परिकल्पना या सांख्यिकीय परिकल्पना। हमारी शून्य परिकल्पना कौन सी होती है? शून्य परिकल्पना ये होती है जब हम ये मान के चलते हैं कि स्वतंत्र चर पर आश्रित चर का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि जो दो चर हमने लिए हैं उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, तो वहाँ पर शून्य परिकल्पना होती है, यानी कोई अंतर नहीं है, सार्थक अंतर नहीं है। गैर निर्देशात्मक परिकल्पना कौन सी होती है? जहाँ हमें दो ग्रुप दे दिए गए हैं और ये बोला गया है कि इनके बीच में अंतर है। हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सा ग्रुप किससे ज़्यादा है या कम है, यानी हमें किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं दी गई है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके दो ग्रुप बने हुए हैं, एक लड़के का ग्रुप है और एक लड़कियों का ग्रुप है, और हमें ये बताया गया है कि इनकी उपलब्धि में अंतर है, यानी लड़के और लड़कियों के ग्रुप में उपलब्धि में इन दोनों जो लड़के और लड़कियां हैं इनकी उपलब्धि में अंतर है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन ज़्यादा उपलब्धि वाला है कौन कम उपलब्धि वाला है, तो उसे हम बोलेंगे गैर निर्देशात्मक परिकल्पना। और जहाँ हमें ये बता दिया जाएगा कि लड़कों की उपलब्धि लड़कियों से ज़्यादा है, वो हमारी हो जाएगी दिशात्मक। पहली वाली हमारी गैर निर्देशात्मक परिकल्पना हो गई, और दूसरी हमारी जहां हमें ये क्लियर कर दिया गया कि लड़कों की उपलब्धि लड़कियों से अधिक है, वहां हमें एक दिशा दे दी गई है, तो उसे हम बोलेंगे दिशात्मक परिकल्पना। सार्वभौमिक परिकल्पना जो सभी के लिए है, और सांख्यिकीय परिकल्पना के अंतर्गत आपकी शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना यानी अल्टरनेटिव परिकल्पना, ये दोनों ही आ जाती हैं। तो हमारी जो प्रायोगिक अनुसंधान की सबसे सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना होती है वो होती है शून्य परिकल्पना। यानी आप ये मान के चलोगे शुरू में कि जो दो चीज़ें हैं उनमें सार्थक अंतर नहीं है, जो दो समूह हैं उनमें सार्थक अंतर नहीं है। अब आप अपना शोध शुरू करोगे। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्श के मध्य भेद को दर्शाने वाला आवश्यक घटक कौन सा है। यानी आपका एक संभाव्य हो गया, एक असंभाव्य हो गया। प्रतिदर्श का आकार, इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता, जिस समग्र से प्रतिदर्श लिया गया है उसकी प्रकृति, प्रतिदर्श की प्रतिनिधित्व क्षमता। तो संभाव्य और असंभाव्य में एक सिंपल सा अंतर होता है, इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता। संभाव्य में आप यादृच्छिक रूप से इकाइयों को चयन करोगे, जैसे लॉटरी सिस्टम होता है कि आपने जो है एक बाउल ले लिया, उसमें सबके नाम डाल दिए और निकालना शुरू किया। एक पहले नाम आया उसे एक ग्रुप में डाला और दूसरा नाम आया उसे दूसरे ग्रुप में डाला। इसमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा बंदा किस ग्रुप में जाएगा, तो उसे हम कहते हैं संभाव्य। और असंभाव्य में हमें पता होता है, तो इसीलिए इनके बीच में जो सबसे मूल अंतर होता है वो होता है इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, किसी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में शोधकर्ता किस प्रकार की त्रुटि करता है। ठीक, प्रथम प्रकार की त्रुटि, द्वितीय प्रकार की त्रुटि, दोनों प्रकार की त्रुटि, या इनमें से कोई नहीं। इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसे कई बार घुमा फिरा कर हर तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। प्रथम प्रकार की त्रुटि क्या होती है और द्वितीय प्रकार की त्रुटि क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। जब आपकी शून्य परिकल्पना सही होती है यानी कि सत्य होती है और आप उसे अस्वीकार कर देते हो, तो आप प्रथम प्रकार की त्रुटि करते हो। ध्यान रखिएगा, जब आपकी शून्य परिकल्पना सही होती है, असत्य नहीं सत्य होती है, और आप उसके बाद भी आप उसे अस्वीकार कर रहे हो, तो आप प्रथम प्रकार की त्रुटि करोगे। लेकिन यदि आपकी शून्य परिकल्पना असत्य है यानी कि गलत है, असत्य हो गई, ठीक है, उसके बावजूद आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो
तो वहाँ आप द्वितीय प्रकार की त्रुटि करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शून्य परिकल्पना के बारे में बोला क्या गया है, सत्य बोला गया है या असत्य बोला गया है, उसे स्वीकार करना बोला गया है या अस्वीकार करना बोला गया है। तो एक बार मैं और क्लियर कर दूं, जब आपकी शून्य परिकल्पना सही होती है और उसके बाद भी आप जो है उसे अस्वीकार करते हो तो आप पहले प्रकार की त्रुटि करोगे। लेकिन जब आपकी शून्य परिकल्पना गलत है, असत्य है, उसके बावजूद आप उसे स्वीकार कर रहे हो तो आप द्वितीय प्रकार की त्रुटि करोगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक प्रायिकता प्रतिचयन प्रवृत्ति नहीं है। अप्रायिकता प्रतिचयन प्रवृत्ति नहीं है यानी असंभावित। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्त्रीकृत यादाक्षिक प्रतिचयन, संयोगिक, सप्रयोजन। अब मैंने आपको बताया है कि जो हमारी संभाव्य होती हैं प्रतिचयन की विधियां होती हैं उसमें आपकी होगी एक तो यादाक्षिक होगी, एक स्त्रीकृत होगी और तीसरी आपकी गुच्छ होगी। अब इसमें पूछा गया है अप्रायिकता प्रतिचयन प्रविधि कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका आएगा स्त्रीकृत यादाक्षिक प्रतिचयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं का मापन किस परीक्षण से होता है जिन्हें उनके भावी जीवन के पूर्वानुमान करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। उनका उपलब्धि परीक्षण, उनका बुद्धि परीक्षण, उनका अभिरुचि परीक्षण या उनका अभिवृत्ति परीक्षण। यानी आप जो है किसी विद्यार्थी की ऐसी क्षमताओं के बारे में जो है जानना चाह रहे हो जो उनके भावी जीवन का निर्माण करते हो या भावी जीवन में काम आए, तो उसके लिए आप कौन सा जो है इसमें से परीक्षण करोगे। इसका आंसर होगा आपका अभिरुचि परीक्षण। यानी अभिरुचि परीक्षण का मतलब अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड परीक्षण, एटीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड परीक्षण। आपका जो नेक्स्ट नेट का एग्जाम होता है वो भी अभिक्षमता परीक्षण ही होता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही लिखोगे, जो हमारा जो NTA नेट का एग्ज़ाम है उसमें हमारी क्षमता देखी जाती है यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इन्हें एक बार आप देख लीजिएगा और इन्हें समझ लीजिएगा।